वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा, यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आएगी जितने भी वीडियो आएंगी वर्कशॉप कैलकुलेशन से वो आपकी दो पार्ट में आएंगी। पहले पार्ट में क्या रहेगा कि वीडियो में जितना भी जैसे चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो आपका पार्ट 1 में रहेगा। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पार्ट 2 में रहेंगे। तो इसी से रिलेटेड आपका ये पहला पार्ट है वर्क पावर एंड एनर्जी का, जिसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की कार्य शक्ति और ऊर्जा, यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए, वर्क पावर एंड एनर्जी का जो चैप्टर है इसमें आपको मुख्य रूप से 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। इस पूरे चैप्टर में आपका 4 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 ही आपको पढ़ना है। जैसे पहला क्या पढ़ना है, पहला आपको कार्य पढ़ना है, दूसरा आपको शक्ति पढ़ना है, ठीक है, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है प्रतिरोधक बल। ये 4 चीज़ आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। डीजीटी पैटर्न के द्वारा, डीजीटी के द्वारा जो निमी पैटर्न आधारित है उसमें आपको 4 चीज़ें पढ़ना है कार्य शक्ति और ऊर्जा में। पहला क्या है, पहला आपका कार्य है, दूसरा आपका क्या है, शक्ति है, तीसरा आपका क्या है, ऊर्जा है, और चौथा आपका क्या है, प्रतिरोध बल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कार्य, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्य, कार्य क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करती है। अतः वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अच्छा, बात आई कार्य का मात्रक क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, अर्ग होता है, किलोग्राम मीटर होता है, ठीक है। देखिए, तो कार्य का फार्मूला क्या हो गया, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्य को हम लोग क्या डब्लू, वर्क, कार्य को डब्लू, इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बल जो हमारा है उसको फोर्स, ठीक है, वो फोर्स लगाता है तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो दूरी है तय की गई बल के लगाने पे, जैसे बल क्या है, बल किसी चीज़ का ढकेल या खींचा होता है, ठीक है। जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, उसको मूवमेंट, बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, जैसे अगर ताकत लगाएंगे तो बॉडी क्या करती है, कुछ दूर मूव करती है, ठीक है। तभी प्रूव होता है कि हमने इस पर बल लगाया, ठीक है। तो जो फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जो दूरी तय होती है उससे गुणनफल को क्या बोलते हैं, वर्क। तभी कहा जाता है कि आपने वर्क किया। तो कार्य का जो मात्रक है वो आपका क्या है, कार्य का जो मात्रक है वो आपका क्या है, जूल, अर्ग। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁷ अर्ग, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁷ अर्ग के। अभी जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। लेकिन ये दूरी जब सीधी रेखा में हो तब तो ठीक है। यदि वस्तु का विस्थापन क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, क्षैतिज से, ये क्षैतिज हो गया आपका, ठीक है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा। देखिए, न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, 3.7 मीटर की ऊंचाई से 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। तो गणना कैसे करेंगे, देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, मीटर देख रखा है, ठीक है। तो मीटर यानी कि हाइट, मीटर यानी कि क्या हो गया, हाइट। हाइट का मतलब क्या हो गया, दूरी, ठीक है, जिसको हम एस बोलेंगे, ठीक है। तो एस कितना दे रखा है आपका, 3.7 मीटर के। फिर आपका कह रहा है कि भार कितना लग रहा है वस्तु का, वस्तु को उठाने में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है आपका, 36.3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब जैसा कि हमने वर्क का फार्मूला पूछा, आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आवश्यक कार्य। फार्मूला हमारा क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यही हमारा फार्मूला है। तो कुछ नहीं करना, बड़ा ही आसान प्रश्न है, फार्मूले में वैल्यू को रख देना है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3.7 मल्टीप्लाई 36.3, तो जो कार्य की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 134.31 जूल। ठीक है, तो 3.7 मीटर की ऊंचाई से जब 36.3 मीटर की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा आपका, 134.31 जूल होगा। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विस्थापन ज्ञात करें। पिछले प्रश्न में हमारा कार्य पूछा था, इस प्रश्न में हमारा क्या पूछा है, फार्मूला हमारा क्या होता है, W=F/S। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रही है वो किसकी पूछ रही है, यस की पूछ रही है। तो कार्य आपका दे रखा है, कार्य W कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम मीटर। ठीक है, किलोग्राम मीटर कहिए जूल कहिए एक ही बात है। तो W क्या आ गया, 10 किलोग्राम मीटर। और फोर्स आपका कितना दे रखा है, 1 kg। तो यस क्या हो जाएगा आपका, W/F। एस क्या हो जाएगा आपका, W/F हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस वैल्यू रख देनी है, वैल्यू। तो कार्य कितना है 10 और फोर्स कितना है 1। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, S=10 मीटर। तो विस्थापन जो होगा कितना होगा, 10 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, S=10 मीटर। यानी कि फोर्स लगाने पे जो क्या होगा, वस्तु आपकी 10 मीटर विस्थापित होगी। एक तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, छोटा सा बेसिक सवाल है। बेसिक सवालों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 100 किलोग्राम भार की एक वस्तु एक क्षैतिज तल पर टिकी है। भार कितना है, 100 किलोग्राम। ठीक है, जबकि तल का घर्षण गुणांक, देखिए प्रश्न कैसे घुमाता है परीक्षा में। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ये आपका NCVT में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या दे रखा है, घर्षण गुणांक दे दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे कि अब सर घर्षण गुणांक तो था नहीं कार्य में। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर्षण गुणांक की वैल्यू कितनी है, 0.025। वस्तु पर 16 मीटर विस्थापित, वस्तु कितना विस्थापित कर रहा है, 16 मीटर। यानी कि यस की जो वैल्यू आपकी दे रखी है वो आपकी कितनी है, 16 मीटर। घर्षण गुणांक, ठीक है, घर्षण गुणांक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे रखा है। और वस्तु का भार या सामान्य प्रतिक्रिया बल, यानी कि F आपका दे रखा है कितना है, 100 kg। तो क्या करेंगे, घर्षण गुणांक की जो वैल्यू है 0.025, उसमें जो आपका फोर्स है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरोपित बल निकल जाएगा। ठीक है, आरोपित फोर्स क्या है, घर्षण जो लगता है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 kg। अब 2.5 kg आ गया। अब यहाँ से जो प्रश्न हो गया वो आपका आसान हो गया। यहाँ पे F की वैल्यू जो निकल के आई, ठीक है, आरोपित बल निकल के आई घर्षण वैल्यू को इंक्लूड करने के बाद, वो क्या आ गई 2.5 kg। तो आपका जो कार्य होगा, जो W होगा वो क्या होगा, 2.5 × 16 आपका यहाँ दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 40 किलोग्राम मीटर। ठीक है, 40 किलोग्राम मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे चैप्टर में हमको 4 पॉइंट पढ़ना है। पहला आपको क्या पढ़ना है, कार्य। ये DGT के द्वारा आधारित निमी पैटर्न बेस्ड है। तो देखिए शक्ति क्या है, किसी मशीन के कार्य करने की दर या फिर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति इज इक्वल टू क्या हो गया, कार्य करने की दर, यानी कि W कार्य हो गया, दर क्या हो गया,
टी, यानी कि W/T। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, W/T। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसको हम अब देखिए कार्य क्या है, कार्य W है। अब आप सोच रहे होंगे कि Fs इंटू टी कैसे लिखा है, तो W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W को हम लोग F इंटू एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, W की जगह Fs रख दिया। ठीक है, और अपान T है ही, तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, पावर का। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शक्ति के लिए, कि शक्ति का जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होता है। तो शक्ति का जो यूनिट होता है वो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में आपका वाट होता है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ग पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ग पर सेकेंड, जबकि एफपीएस पद्धति में क्या होता है, फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शक्ति का जो व्यवहारिक इकाई है, यानी कि जो व्यवहारिक मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या है आपका, अश्वशक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्स पावर। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वो आपका क्या पूछा जाता है कि एक हार्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है। एक हार्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, तो एक हार्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। जबकि मीट्रिक पद्धति की बात की जाए, ये ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, एक हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और मीट्रिक पद्धति क्या होती है, जो अपने इंडिया में चलती है। ठीक है, मीट्रिक पद्धति कहाँ चलती है, अपने इंडिया में। तो एक हार्स पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 735.5 वाट। तो जब भी शक्ति के मात्रक की बात की जाए, तो शक्ति के मात्रक के बारे में हमको इतना याद रखना है कि एमकेएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपका वाट होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग पर सेकेंड होता है। जबकि एफपीएस प्रणाली में क्या होता है, फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। व्यवहारिक रूप में शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्वशक्ति या हार्स पावर होता है। एक हार्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट के ब्रिटिश में। एक हार्स पावर इज इक्वल टू 735.5 वाट होता है आपका मीट्रिक प्रणाली में। इस पॉइंट से आपको इतना याद रखना है। अब देखिए, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, हार्स पावर निकालने के लिए आपका डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हार्स पावर को हम कैसे निकालेंगे, HP यानी हार्स पावर इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं इनटू विस्थापन। ठीक है, यस, फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की दिशा में विस्थापन, यानी कि क्या हो रहा है, हमारा कार्य हो रहा है। हमको शक्ति निकालना, हार्स पावर शक्ति ही तो है, तो F इंटू एस हो गया। बटे में आपका क्या हो जाएगा, समय। समय का मतलब क्या है, सेकेंड, यानी कि टी की वैल्यू कब हो, तो हार्स पावर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, F इंटू एस अपान टी मल्टीप्लाई 75। ये कब के लिए है 75, जब वैल्यू आपकी क्या हो, समय आपका सेकेंड में दिया हो और बल आपका किलोग्राम में दिया हो, तो 75 यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब आइए इस फार्मूले से संबंधित एक न्यूमेरिकल देख। 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मोटर की हार्स पावर, यानी कि कोई मोटर है, 10 मीटर गहरा कोई कुआं है, 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मोटर कितने हार्स पावर का है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी बोर्ड में मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल में पूछा गया है। देखिए, कुएं की गहराई कितनी है आपकी, बहुत ही आसानी से समझेंगे। कुएं की गहराई 10 मीटर, कुछ नहीं करना। गहराई का मतलब आपका डिस्टेंस हो गया, दूरी। ठीक है, समय आपका दे रखा है कितना, कुछ नहीं करना, 1 मिनट दे रखा है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 सेकंड। ये सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब बात आ गई लीटर की, पानी कितना लीटर है, पानी की मात्रा यानी कि भार। ठीक है, वो कितना है आपका, 600 लीटर है। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, हार्स पावर निकालना है। तो हमको निकालना क्या है, हार्स पावर। तो हार्स पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पानी की मात्रा, यानी कि जो भी हमारा पानी है, पानी कितना है 600 लीटर, कितनी गहराई, पानी यानी कि भार, कार्य ही तो है भार, और डिस्टेंस कितना है 10 मीटर नीचे, तो दूरी कितनी है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख दिया।
समय कितना है 60 सेकेंड, मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो 1 मिनट था तो 60 सेकेंड हो गया, और मल्टीप्लाई फार्मूले में क्या था 75, हमने इतना कर दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 6 से 10 कट जाएगा, ठीक है, तो 100/75 हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 100/75। तो हार्स पावर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.33 HP, यानी कि हार्स पावर। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा 1.33, यानी कि 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मोटर की अश्व शक्ति कितनी होगी 1.33 हार्स पावर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको पढ़ना है शक्ति में इंजन की शक्ति, हार्स पावर ऑफ इंजन। ये आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्रगटित अश्व शक्ति, ब्रेक अश्व शक्ति। प्रगटित अश्व शक्ति मतलब इंडिकेटेड हार्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं IHP बोलते हैं। दूसरा आपका है ब्रेक अश्व शक्ति, ब्रेक हार्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं BHP। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रगटित अश्व शक्ति, इंडिकेटेड हार्स पावर क्या होता है। देखिए, जब किसी इंजन के सिलेंडर में या किसी मशीन में उत्पन्न की गई, किसी इंजन के सिलेंडर में या किसी मशीन में उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति को प्रगटित शक्ति कहते हैं। यानी कि उसमें जो टोटल एनर्जी उत्पन्न होती है हार्स पावर मोटर के द्वारा, टोटल एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडिकेटेड हार्स पावर, प्रगटित अश्व शक्ति। इसका फार्मूला क्या होता है PLANK/4500, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है PLANK/4500, जहाँ पे P क्या है आपका, P औसत दबाव किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में है, L क्या है स्ट्रोक की लंबाई है, A क्या है, A आपका सिलेंडर या पिस्टन का क्षेत्रफल है, सिलेंडर या पिस्टन का क्षेत्रफल है, N क्या है, N क्रैंक शाफ्ट के चक्कर प्रति मिनट के लिए है, यानी कि RPM को दर्शाएगा, नंबर ऑफ RPM। फिर K क्या है, K की वैल्यू पे ध्यान दीजिए, K की वैल्यू 1 रखनी है आपको, कब रखनी है जब 2 स्ट्रोक इंजन हो। K की वैल्यू हाफ रखनी है, कब रखनी है जब इंजन आपका 4 स्ट्रोक हो। तो प्रगटित अश्व शक्ति क्या होता है, जब किसी सिलेंडर या इंजन या मशीन में उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति को, जो संपूर्ण शक्ति होती है उसको बोलते हैं प्रगटित शक्ति, संपूर्ण शक्ति जो कार्य में ली जाए, जबकि ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या होता है, सेकंड आपका होता है ब्रेक अश्व शक्ति, आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक अश्व शक्ति का मतलब क्या है, मशीन और सिलेंडर द्वारा पैदा की गई संपूर्ण शक्ति का उपयोग कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होती। जैसे कोई भी मशीन या कोई भी मोटर है तो उसके द्वारा जो जनरेट पूरा एनर्जी, जितना एनर्जी हम उसको देते हैं वो पूरा हमारा कार्य में उपयोग नहीं होता है। कुछ एनर्जी क्या होती है हमारी घर्षण में चली जाती है, मोटर के फ्रिक्शन में चली जाती है, तो ऊर्जा में क्या होता है कमी आती है। जो पूरा ऊर्जा जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रगटित अश्व शक्ति, इंडिकेटेड हार्स पावर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IHP। फार्मूला क्या होता है PLANK, प्लांक/4500। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं प्लांक/4500। K की वैल्यू 1 कब है, जब इंजन आपका 2 स्ट्रोक हो, और K की वैल्यू हाफ कब है, जब इंजन आपका 4 स्ट्रोक हो। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं आपका ब्रेक। सेकेंड टाइप आपका है ब्रेक अश्व शक्ति, ब्रेक हार्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं BHP। अब देखिए BHP क्या होता है, मशीन और इंजन सिलेंडर द्वारा पैदा की गई पूरी शक्ति उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि कुछ शक्ति जो है आपकी घर्षण में खराब या व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार किसी इंजन की जो वास्तविक आउटपुट शक्ति होती है उसी को ब्रेक हार्स पावर कहा जाता है। एक्चुअल जो कार्य में यूज होता है, एक्चुअल पावर, उसी को बोला जाता है ब्रेक हार्स पावर। क्या बोलते हैं, ब्रेक हार्स पावर, BHP। ब्रेक हार्स पावर कैसे निकलेगा आपका, तो BHP निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है IHP माइनस लॉस। देखिए IHP क्या है, प्रगटित अश्व शक्ति,
इंडिकेटेड हार्स पावर, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने पहला टाइप। तो BHP क्या है, जो हमारा पहला टाइप। IHP का मतलब क्या है कि इंडिकेटेड हार्स पावर का मतलब ये है कि इंजन या मोटर द्वारा जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो जनरेट होती है उसको IHP बोलते हैं। उसमें से जो भी हमारा लॉस हो रहा है, चाहे घर्षण के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से, तो जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ब्रेक हार्स पावर मिल जाएगा। इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा बोला जाता है। ऊर्जा आपकी देखेंगे तो कई प्रकार की होती है, जैसे में आप देखिए यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ताप ऊर्जा, परमाणुविक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। तो ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्म हैं। देखिए नीचे दे रखा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप में अदृश्य हो जाती है तो दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है आपका, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो सिद्धांत है क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए आपके चैप्टर में जो पढ़ना है, कार्य शक्ति और ऊर्जा में जो पढ़ना है, आपके चैप्टर में जो ऊर्जा पढ़ना है वो ऊर्जा आपकी मुख्यतः दो प्रकार की पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा आपका स्थितिज ऊर्जा। तो हम डिस्कस करेंगे गतिज ऊर्जा के ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की। पहला कौन सा है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में हम डिस्कस करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। पहले तो बात है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इससे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए बहता हुआ जल, प्रश्न पूछा जाता है कि बहता हुए जल में कौन सी ऊर्जा है, तो बहते हुए जल में आपकी गतिज ऊर्जा है। चलती हवा में किस प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। दौड़ती हुई वाष्प में किस प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। घूमता हुआ पहिया, ठीक है, घूमता हुआ पहिया का क्या है, ये भी आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिमान वाहन, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी गतिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। देखिए गतिज ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KE, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है, ½ m × v²। KE क्या है आपका, गतिज ऊर्जा है। m क्या है यहाँ पे, m आपका क्या है, द्रव्यमान है। m = क्या है, द्रव्यमान। और v क्या है आपका, v आपका वेग है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो गया, ½ m × v²। इसको आप याद रखिएगा। ऊर्जा में जो हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं, मुख्यतः दो प्रकार का पढ़ना है आपके चैप्टर में। सेकेंड आपका है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी पोजीशन या स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नाम से ही स्पष्ट है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, भूतल से ऊंचाई पर रखी वस्तु, जैसे कोई वस्तु ज़मीन से ऊंचाई पर रखी हो, ओवरहेड टैंकी में पानी, या दबाई गई कंप्रेस्ड गैस, घड़ी की लिपटी हुई स्प्रिंग इत्यादि। स्प्रिंग में कभी कोई पूछता है कि स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है, तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात आ गई पोटेंशियल एनर्जी को किससे प्रेजेंट करते हैं, PE से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है, mgh, जहाँ पे m क्या है, m आपका क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। h क्या है, हाइट है। h क्या है आपका, h आपका ऊंचाई है
मीटर में, और जी क्या है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी द्वारा लगता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, mgh। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो स्थितिज ऊर्जा से इतना याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, प्रतिरोध बल, रिटार्डिंग फोर्स। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे चैप्टर में हमको 4 ही चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कार्य पढ़ना है, शक्ति पढ़नी है, ऊर्जा पढ़ना है, प्रतिरोधक या प्रतिरोध बल पढ़ना है, रिटार्डिंग फोर्स पढ़ना है। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है, यानी कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे रोकने के लिए F बल लगाया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, उसको रोकने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है कि वो वस्तु तुरंत नहीं रुक रही, वस्तु क्या हो रही, कुछ दूरी पर जाकर रुकती है। तो कुछ दूरी पर जाकर जो रुकती है तो उसमें जो प्रतिरोधी बल लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बल। देखिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि रुकावट, प्रतिरोध का मतलब ही है रुकावट। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन में पढ़ते होंगे थ्योरी में, प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या बोलते हैं, धारा के मान में जो रुकावट पैदा करे, यानी कि करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करे, बाधा डाले, उसी को तो हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसे रोकने के लिए F बल लगाया जाता है। तो जब F बल लगा दिया जाता है तो वस्तु क्या करती है, S दूरी पर जाकर रुकती है, S दूरी पर जाकर रुकती है। तो निरपेक्ष इकाई में प्रतिरोध बल गुणे दूरी किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, F इंटू एस। F इंटू एस क्या हो गया, आपका कार्य हो गया। ये आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि F इंटू एस की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कार्य। किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, जब किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए F बल लगाया जाता है तो वो इस दूरी पर जाकर रुकती है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध बल। अब देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यस जो हमारा है, यस को हम इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई यस। ये हमारा फार्मूला है प्रतिरोध बल का। रिटार्डिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई एस। तो दोस्तों इसके साथ जो है, इसी के साथ चैप्टर में आपके 4 पॉइंट कवर किए गए। कौन कौन से, कार्य कवर किया गया, शक्ति कवर की गई, ऊर्जा कवर की गई, और आपका प्रतिरोधक बल। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने जो 4 चीज़ डिस्कस किया है, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, बल, तो इन चारों का हम क्या करेंगे अगले पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में चारों का न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। सेकंड पार्ट में आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।